नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट श्रीकांत शुक्ला अपने चैनल लीगल इंडिया के माध्यम से आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो कि 11 फरवरी 2016 से प्रभावी हुआ है कि धारा 98 और 99 क्या है, अर्थात कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अथवा अनुसूचित जनजाति का भूमिधर अपनी संपत्ति को, अपनी भूमि को किस प्रकार अपने वर्ग से भिन्न व्यक्तियों को ट्रांसफर करेगा। जैसे कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अथवा अनुसूचित जनजाति का भूमिधर कोई संपत्ति कैसे विक्रय करेगा, दान करेगा, बंधक रखेगा, पट्टा करेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों से भिन्न। सामान्य बोलचाल भाषा में उसको कहते हैं कि कोई किसी हरिजन ने किसी सवर्ण को अपनी संपत्ति जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन दोस्तों, एक्ट में यह नहीं है। एक्ट में यह है कि अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति का भूमिधर अपने वर्ग से भिन्न किसी व्यक्ति को कब और किस परिस्थिति में अपनी संपत्ति को ट्रांसफर करेगा। तो ट्रांसफर पहले तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 157A में यह था कि कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अनुसूचित जाति के भूमिधर से अन्य व्यक्तियों के पक्ष में जिला कलेक्टर से अनुमति लेकर के तभी ट्रांसफर करेगा, विक्रय करेगा, बंधक रखेगा, दान करेगा, पट्टा करेगा। और धारा 157A, मैं पूर्व की एक्ट की बात कर रहा हूँ, धारा 157AA में कोई अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का भूमिधर अपने ही श्रेणी के व्यक्तियों को असिस्टेंट कलेक्टर, जिसे उपजिलाधिकारी कहते हैं, से अनुमति लेकर के ट्रांसफर कर सकता है। यद्यपि दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण बात है कि कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अपने जाति के लिए अपने श्रेणी में अगर ट्रांसफर करता है, उसको परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जिला अधिकारी से अनुमति लेकर के उसके अप्रूवल से कोई जो जरूरी नहीं है। तो यदि कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अगर किसी अन्य वर्ग के पक्ष में कोई बैनामा करना चाहता है, विक्रय करना चाहता है, तो वह धारा 98 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के तहत जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन देगा और जिलाधिकारी स्वयं अथवा अपने किसी एथराइज अधिकारियों को कर देंगे कि हाँ, आपको इस संबंध में इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। तो दोस्तों, जिलाधिकारी अनुमति मुख्य रूप से 3 शर्तों पर देते हैं। पहला यह है कि धारा 108 उपधारा 2 खंड क अथवा धारा 110 खंड क में निहित जो उत्तराधिकारी अगर मान लीजिए नहीं है, तो उस स्थिति में जिलाधिकारी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के भूमिधर को अनुमति देता है कि हाँ, उसके पास अब कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसकी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है वह किसी दूसरे राज्य में रहता है अथवा उसी दूसरे जिले में रहता है और उसकी संपत्ति दूसरे जिले अथवा राज्य में है, तो उस स्थिति में जिलाधिकारी अनुमति देता है कि भाई उसकी संपत्ति, जैसे सपोज के कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति मिर्जापुर में है अथवा फैजाबाद में है, उसका निवास स्थान है, अथवा वह मध्य प्रदेश में रहता है और उसकी संपत्ति इलाहाबाद में, प्रयागराज में है, तो उस स्थिति में जिलाधिकारी अनुमति दे सकता है कि हाँ, इसको अगर प्रॉपर्टी को अपना बेच करके वहाँ उसका लिखा ले, वहाँ संपत्ति अर्जित कर ले, तो दे सकता है। और दोस्तों, नंबर 3 क्या होता है कि अगर यह देखा जाता है कि कोई विकट स्थिति आ गई, से अनुसूचित जाति का व्यक्ति अथवा अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उसके ऊपर काफी ऋण हो गया है, तो जिलाधिकारी पूरा संतुष्ट होने पर कि हाँ, इसके प्रार्थना पत्र में दम है, उसने हलफनामा भी दिया हुआ है, तो उस स्थिति में भी जिलाधिकारी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की अनुमति देता है।
लेकिन दोस्तों इन तीनों शर्तों के अनुसार सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र के पश्चात जिला कलेक्टर संबंधित तहसील से जांच कराएंगे कि हाँ यह जो प्रार्थना पत्र दिया गया, जो हलफनामा दिया गया है, उसमें जो बातें लिखी हुई है, जो तथ्य लिखा गया है वो सही है कि नहीं है, कहीं फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा है। तो जांच कराने के पश्चात जिलाधिकारी संतुष्ट होने पर अनुमति देता है। लेकिन यह अनुमति लिखित होनी चाहिए। अगर अनुमति मौखिक है तब उसका कोई महत्व नहीं है। अब इसमें दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति बिना अनुमति के, अगर अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति ने किसी अपने श्रेणी से भिन्न अन्य व्यक्तियों को बिना अनुमति कोई प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है तो उस में वह ट्रांसफर अथवा बैनामा शून्य माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। और वह शून्य बैनामा को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से निरस्त कराने की अवस्था नहीं है, अपने आप स्वयं मान लिया जाता है कि चूंकि ये सुमोटो स्वयं जो है यह पहले से ही शून्य है, अवैधानिक है। ऐसी स्थिति में वह मान लिया जाएगा कि यह अनुमति अगर नहीं ली गई है तो ट्रांसफर इलीगल माना जाएगा। दोस्तों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आरडी 2017 वॉल्यूम 134 पेज 1 पर यह लिखा है कि अगर कोई अनुसूचित जाति का भूमिधर अदर दैन यानी अपने श्रेणी से भिन्न व्यक्तियों को बिना अनुमति के बैनामा कर दिया है, विक्रय कर दिया है, तो उस परिस्थिति में माननीय उच्च न्यायालय ने वह बैनामा और ट्रांसफर रद्द कर दिया। यह तो हो गया 98 अर्थात 157A जमींदारी विनाश अधिनियम से संबंधित। दूसरा क्या है दोस्तों 157AA जो कि मैं पूर्व एक्ट की बात कर रहा हूँ, जमींदारी विनाश अधिनियम, उसके तहत अगर कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति अथवा जाति का व्यक्ति अपने ही श्रेणी के व्यक्तियों को बिना असिस्टेंट कलेक्टर की अनुमति ट्रांसफर कर दिया तो उस स्थिति में वह बैनामा शून्य माना जाए, क्योंकि जबकि आवश्यकता नहीं है कि अनुसूचित जाति का व्यक्ति कोई अनुसूचित जनजाति के पक्ष में बैनामा करे तो अनुमति, लेकिन पट्टे की भूमि में, सीलिंग की भूमि में, सरकारी संपत्ति के संबंध में जिसको सरकार ने आपको दिया है, सपोज करिए आप इसे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं और आप उस स्थिति में अगर पट्टे से प्राप्त हुई भूमि का अनुमोदन अथवा परमिशन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा किया जाना आवश्यक है, जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आरडी 2017 वॉल्यूम 134 पेज 291 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने अगर सरकारी संपत्ति अथवा जो पट्टे से प्राप्त भूमि का बैनामा अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में कर दिया है और अनुमति नहीं है तो उस स्थिति में भी वह बैनामा या ट्रांसफर शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा यह कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 लागू है और उसकी धारा जो है 98 और 99 बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 98 के लिए है अनुसूचित जनजाति के लिए और धारा 99 में है कि अनुसूचित जनजाति अथवा जाति का व्यक्ति अपने ही श्रेणी के लिए अगर बिना अनुमति के बैनामा कराता है सरकारी संपत्ति का तो उस पोजीशन में। तो मेरा कहना है कि दोस्तों आप सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं। अगर आपके सामने ऐसी कोई समस्या आती है जैसा कि यह आए दिन होता रहता है कि बैनामा इलीगल हो गया, शून्य हो गया और कोई आज उस पर ध्यान नहीं दे रहा है और दान विक्रय बंधक पट्टा इसे बिना परमिशन कर दिया गया है अपनी श्रेणी से भिन्न व्यक्तियों को बिना अनुमति के, तो वह अपने आप शून्य अथवा अवैध मान लिया जाएगा। और आप सावधान होकर के लोगों से विधि सलाह दे करके पूछताछ करके तभी अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति से उसकी प्रॉपर्टी का बैनामा कराइए, अन्यथा आपको बहुत ही भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और समस्या यह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए मैं आपको यह आपसे आग्रह करता हूँ, आपको सचेत भी करता हूँ, आप कानून के परिधि में ही काम करिए। अगर आप कानून से हटकर कोई कार्य करते हैं तो आप अपने लिए बहुत ही मुसीबत मोल लेंगे, जो कि ठीक नहीं है। तो दोस्तों बस आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सचेत एवं सावधान हो जाए कि किन परिस्थितियों में कैसे आप अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों की संपत्ति का बैनामा कराएंगे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।